हमें वो -2 चार्ज जो इसको क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। फॉरबिडन नहीं है, सिर्फ एफ सेंटर। एफ सेंटर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अनाइनिक वैकेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अनाइनिक वैकेंसी जो है, या वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको न्यूट्रलाइज करना था, उस अनाइनिक वैकेंसी को ये सफिक्स करते हैं। सफिक्स मतलब पूरा करते हैं, जो उसको ज़रूरत है ना, 2 यूनिट, मतलब 2 अगर अनाइन भाग जाते हैं या कटाइन भाग जाते हैं तो उनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आए। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम एफ सेंटर कहते हैं। और ये एफ सेंटर की एक सबसे खास बात क्या है, तो आप यहीं पे लिख लो, एफ सेंटर होते क्या हैं। एफ सेंटर्स आर द इलेक्ट्रॉन एंट्रैप, जो इलेक्ट्रॉन कैद हो जाते हैं। कैद क्या अपनी मर्जी से आया, वॉलेंट्री, कैद ऐसे बोल देते हैं पर वॉलेंट्री आया। तो इलेक्ट्रॉन्स एंट्रैप्ड इन अनाइनिक वैकेंसी, जो अनाइनिक वैकेंसी में एंट्रैप होंगे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। इसके लिए हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं अनाइनिक वैकेंसी में। हालांकि मुझे ये बताना शायद ज़रूरी नहीं है कि वो अनाइनिक वैकेंसी क्यों आई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो एंट्रैप हो जाते हैं अनाइनिक वैकेंसी में ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए, कहाँ, क्रिस्टल में, क्रिस्टल लैटिस में, उन्हें हम एफ सेंटर कहते हैं। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, तो इनके चारों तरफ जो विजिबल रीजन होता है जिससे हम देख पाते हैं, उस विजिबल रीजन से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे जब ये आएंगे तो ये बीच में जो मीडियम है, ये विजिबल रीजन है, यहाँ से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं भाई आने के लिए। अब आपको भी पता है ये जो विजिबल रीजन में होते हैं यहाँ पे फोटॉन होते हैं, और फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, E = h न्यू, है ना। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन अनाइनिक वैकेंसी को कंपनसेट करने के लिए आएंगे। और इसी की वजह से ये एक कलर इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि हर कलर जो होता है विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, रेड, ऑरेंज, ये जितने भी होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है हर कलर की। और ज़रूरी थोड़ी है क्योंकि अलग अलग तरह के हम पे कंपाउंड होंगे तो उनमें अलग अलग तरह की अनाइनिक वैकेंसी होगी, किसी में बड़ी वाली एनर्जी वाली होगी, किसी में छोटी एनर्जी की होगी। तो हर समय इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी वेरिएशन लेना पड़ेगा, मतलब विजिबल रीजन से डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, या डिफरेंट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से इनके कलर आते हैं, यहाँ से कलर इम्पार्टिंग नेचर आता है, ठीक है। तो एफ सेंटर आपको पता चल गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अनाइनिक वैकेंसी में एंट्रैप होते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल में बनी रहे। अब जब ये आते हैं तो ये विजिबल रीजन से तरह तरह की एनर्जी गैदर करते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। उन एनर्जी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरह की होती है, जिसकी वजह से ये कलर इम्पार्ट करते हैं। ये कलर बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ये टी शर्ट आपको रेड दिख रही है तो ये रेड इसलिए है क्योंकि ये जो मटेरियल है ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर दिए इसने, बस रेड नहीं कर पाया। आपको अगर ये वाइट दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसने कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करे। ये ब्लैक है इसका मतलब क्या है, इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर दिए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखते हैं, ठीक है। तो आपको एफ सेंटर भी आई होप समझ में आया होगा, ZNO और KCl का आपको रीज़न भी समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो Zn2+ होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू होती है उसमें इसका कलर येलो ही होता है। या आप ये भी समझ सकते हो कि ZNO अब येलो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जो इसके एफ सेंटर थे, उसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर दिए, बस येलो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इस वजह से। वेरी गुड। चलिए, तो ऑफिशियली अब हम क्या करते हैं, इसके संबोधित में तो हमने लिख लिया, अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब अनाइनिक वैकेंसी होगी तब एफ सेंटर का क्या काम होगा। अनाइनिक वैकेंसी में एफ सेंटर का क्या काम होगा, तो चाहे आप यहाँ लिख लीजिए, वहाँ लिख लीजिए, बात एक ही है, 2 बार लिख लो। अनाइनिक वैकेंसी, अनाइनिक वैकेंसी, या अनाइनिक वैकेंसी क्या है, तो पहले ये देख लेते हैं और फिर करते हैं।
अनायनिक वैकेंसी। ओके, देखिए अनायनिक वैकेंसी क्या है, बनाने के लिए तो बहुत आसान है कि यहाँ ए प्लस बनाया, बी माइनस बनाया, ए प्लस बनाया, बी माइनस बनाया, ए प्लस के नीचे बी माइनस के नीचे ए प्लस के नीचे बी माइनस के नीचे ए प्लस, ऐसे ऐसे ये एक क्रिस्टल हम पे बना हुआ है। मान लो यहाँ से अनायन ही गायब हो गया, अनायन यहाँ से मिस हो गया, अनायन यहाँ से क्या हो गया, मिस हो गया। और इस अनायन के मिसिंग जो टेंडेंसी है या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, हमें तो बैलेंस करनी है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा इफेक्टिवली। देखो अब कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अच्छा अनायन मिस कराना था ना भाई, सॉरी यार, इसको मिस करा देते हैं। यहाँ से अनायन क्या हो गया, मिस हो गया, ठीक है। अब अनायन मिस हो गया तो देखिए हुआ क्या, अनायन मिस हुआ तो अब कितना पॉजिटिव चार्ज है, हम पे 4 प्लस पॉजिटिव चार्ज है। देखो 1 2 3 4, पर नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 नेगेटिव चार्ज है। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, जो अच्छा नहीं है क्रिस्टल के लिए। हमें इसे न्यूट्रल बना के रखना है, ठीक है, नहीं तो क्रैक्स आते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं और अलग लाइन डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो हम क्या करें, नेचर ने करा वो, तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जो एक अनायन के मिस होने से आई, उसको अगर हमें बरकरार रखना है, उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, तो हम क्या करेंगे, नेबरिंग से ऐसा मानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया अंदर की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन ये रहा। और इस इलेक्ट्रॉन ने क्या दिया, क्योंकि पहले 4 पॉजिटिव चार्ज था 3 नेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज लाया 1 यूनिट, और दोबारा -4 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया। पहले कितना था, 4 प्लस था, एक अनायन गया तो 3 माइनस बचा, और इलेक्ट्रॉन नेबर से आया तो उसने भी अपना 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो कुल मिला के -4 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोबारा आ गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोबारा आ गई। तो आपको समझ में आ गया, इसी इलेक्ट्रॉन को हम एफ सेंटर कहेंगे। तो जब कभी भी अनायनिक वैकेंसी हो जिसकी वजह से अनायन मिस होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नेबरिंग लैटिस से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर एंट्रैप हो जाता है। कहाँ, अनायनिक वैकेंसी में। ये जो अनायनिक वैकेंसी है इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंट्रैप हो जाएगा, उसे ही हम एफ सेंटर कहते हैं। तो एफ सेंटर ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अनायनिक वैकेंसी में ट्रैप हो जाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे क्रिस्टल लैटिस में। अब जब ये आएगा तो इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या है, विजिबल रीजन है। इस विजिबल रीजन में फोटॉन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर फोटॉन्स की ये फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ, न्यू पता है ना, hc/λ होता है, न्यू c/λ, ये डिस्कस नहीं कराना चाहता मैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर इम्पार्ट करते हैं। तो ये आपकी क्या हुई, अनायनिक वैकेंसी हुई, शाबाश। और एफ सेंटर भी आपको समझ में आ गया, कलर इम्पार्टिंग नेचर आप याद रखना है ना, शाबाश। तो हमने ये सारे देख लिया, अब हम देखना चाहेंगे मेटल डेफिशिएंसी। मेटल की डेफिशिएंसी क्या होती है। देखिए मेटल डेफिशिएंसी क्या होता है। मेटल डेफिशिएंसी का आपने एग्जांपल वही देखा था अभी, क्या, निकल 0.960 ऐसा आपने देखा था, या 0.98 देखा था, फेरस का देखा था। देखिए यहाँ मेटल आयन की कमी है, क्यों, क्योंकि हर 100 ऑक्सीजन एटम के लिए सिर्फ 96 ही निकल एटम्स है, सिर्फ 96 निकल एटम्स है, तो कमी है। होता क्या है, देखिए मैं मेटल डेफिशिएंसी बताता हूँ आपको होता कैसे है। ध्यान से मान लीजिए, जैसे यहाँ A प्लस है, यहाँ B माइनस है, यहाँ A प्लस है, यहाँ B माइनस है, फिर यहाँ A प्लस है, यहाँ B माइनस है, सेम ही है बच्चों, जानबूझ के बड़ा बनाया मैंने, A प्लस है B माइनस है। हुआ क्या, देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि मान लो पहला इसका सेलेंट फीचर ये है, वन ऑफ द कटाइन मिसिंग, एक कटाइन गायब हो गया, एक कटाइन क्या हो गया, गायब हो गया। मान लो यही गायब हो गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, ध्यान से देखो, पहले क्या था, अगर ये कटाइन होता तो 1 2 3 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता और 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता। अब मान लो ये कटाइन गया
तो अब जब ये कटायन जाएगा तो होगा क्या, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसकी वजह से अफेक्टिवली 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर आएगा ना बच्चों तो दिक्कत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इसको 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज कर लेगा। खुद ही सोचो, 4 माइनस तो पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन अपना माइनस लेके आएगा, तो 4 माइनस और 1 माइनस आपका 5 माइनस हो जाएगा। तो क्या करें यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो होगा क्या बेटा, क्योंकि निकल नुकल ये है, हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि फ्रैक्शन ऑफ अ निकल Ni2+ और फ्रैक्शन ऑफ अ निकल Ni3+ फॉर्म में। ऐसी आयरन भी है, FeO फॉर्म में भी होता है, Fe2O3 फॉर्म में भी होता है, Fe3O4 फॉर्म में भी होता है, बहुत सारी फॉर्म्स में वो होता है। तो होगा क्या, देन कोई भी इसी लैटिस का विद इन सेम लैटिस, इसी लैटिस में विद इन सेम लैटिस, इसी लैटिस में अनदर कटायन ऑक्यूपाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे ये A+ है ना, ये A+ है, अब ये A+ ना रह के A2+ हो जाए, A+ ना रह के A2+ हो जाए। क्यों होगा बताता हूँ, या कैसे होगा वो बता दूंगा। क्यों होगा तो डिफेक्ट की वजह से होगा, कैसे होगा वो बता दूंगा। अब देखिए होगा क्या, जब ये 2+ हो गया तो 2+, 3+, 4+, दोबारा 4+ आ गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोबारा ही मेंटेन हो गई, न्यूट्रल हो गया। अब ये न्यूट्रल हो गया। होता कैसे है, तो उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि होगा क्या, A+ था, एक इलेक्ट्रॉन हटा, A2+ हो गया। नहीं आई समझ में, देखो ये, अब देखो, अरे अभी भी नहीं आया, बताओ यहाँ कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1। यहाँ पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +2, पर इलेक्ट्रॉन भी तो अपने साथ क्या लाएगा, -1, तो +2 - 1 कितना हो गया, +1 ही हो गया। अरे बहुत बढ़िया। तो ये थी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बढ़ गया ऐसे। फिर वही बात, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, F सेंटर बनेगा कहीं, यही तो है वो, यही तो वो इलेक्ट्रॉन है जो F सेंटर बन के बगल वाले पे जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना पहले वाले केस में, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए, वो यही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसी चीज़ें हैं, बस समझ में आ गया होगा आपको। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए बस। अच्छा, इसका एक और ये हो सकता है, इसी में एक और चीज़ क्या आ सकती है कि मान लो कुछ कारणवश एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया और उसने B- को B2- बना दिया। अब अगर B2- है ना, तो B2- को अगर हम B2- की वजह से क्या होगा, अब ये भी तो देखना है। तो होगा क्या, अब देखो पूरा कुल मिला के नेगेटिव चार्ज देखो, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव चार्ज हो गया। मान लो यहाँ पे अब एक नई कंडीशन है, A+ ही है। अब अनायन का चार्ज बढ़ गया, अब अनायन का चार्ज 5 है, देखो 2, 3, 4, 5 माइनस चार्ज हो गया। अब कटायन का कितना है, 1, 2, 3, 4, कटायन का +4 है। अगर इनमें से कोई कटायन में से एक प्लस की जगह 2+ हो जाए, तो 2+ होने से क्या होगा, 2, 3, 4, 5, फिर दोबारा 5+ आ जाएगा और 5+ से -+ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोबारा आपका न्यूट्रलिटी आ गई। तो एक केस ये भी है, इन केस ऑफ एनी अनायन अचीविंग, अगर कोई अनायन अचीव करे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी बनी रहे, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी बनी रहे, कटायन एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कटायन भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करे, एक्वायर करे, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे। दोबारा देखना, यही एग्जांपल है मेटल डेफिशिएंसी का। आपकी डिफेक्ट ख़त्म होते हुए इतने ही है बस डिफेक्ट। अगर मैं कुछ इसमें स्पेशल चीज़ें बताऊं इन चैप्टर में मिसलेनियस, तो वो मिसलेनियस चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आपका सब चीज़ तो ख़त्म हो गया है। तो मिसलेनियस चीज़ आप बस जो मैंने सप्लीमेंट्री मटेरियल देखे हुए उनसे भी देख लो, मैं बस यहाँ समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वहाँ से, है ना। तो एक बार ये गौर से देख लेना कि जो आपका कॉपर होता है, कॉपर क्रिस्टल,
ठीक है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। तो कॉपर क्रिस्टल में आप ये देख लेना कि इसकी FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होती है। दूसरा ये देख लेना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ही बताए थे मैंने 12 होता है। अब ये देख लेना नंबर ऑफ कॉपर एटम्स या आयंस, कॉपर आयंस पर यूनिट सेल, कितने कॉपर आयंस पर यूनिट सेल होंगे, तो होंगे 4। और मेटालिक बॉन्डिंग होती है क्योंकि कॉपर मेटल है, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। एक ही चीज़ देख लेना, ठीक है, कि कॉपर क्रिस्टल के अरेंजमेंट या ज्योमेट्री कैसी होती है, FCC या CCP होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। प्रत्येक यूनिट सेल में कितने कॉपर के एटम्स होंगे या आयंस होंगे, 4 होंगे, और मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इसके बाद जैसे आप ऐसे ही NaCl का देख लेना। NaCl को हम एक स्पेशल नाम से बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। NaCl या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या देख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब पहली चीज़ तो ये देख लेना कि एक सोडियम आयन को कितने घेरते हैं, तो 6 क्लोरीन घेरते हैं, ऐसे 4, 5 और 6। और हर क्लोरीन को भी 6 सोडियम घेरते हैं। ऐसे तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल टेम्परेचर में 6:6 आया। 6:6 मतलब क्या है, इसका मतलब 1:1 ही है। इसका मतलब क्या है कि हर एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर रहे हैं और हर एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर रहे हैं, तो वो यहाँ से आपको दिख भी रहा है। मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि हाई प्रेशर में क्या होता है। बच्चों हाई प्रेशर में क्या होगा, ये दब जाएंगे तो और क्लोरीन पास आएंगे। मतलब एक सोडियम को पहले अगर 6 क्लोरीन घेर रहे थे तो आप 6 से ज़्यादा घेरेंगे, और अगर एक क्लोरीन को 6 सोडियम को घेर रहे थे तो आप ज़्यादा घेरेंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है 8:8। 6:6 से कितना बन जाता है, 8:8 बन जाता है। ये आपको देखना है। फिर आपको ये भी पता है कि इनके बीच में फोर्स कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ये चीज़ देख लेना। उसके बाद आप ये देखना कि पर यूनिट सेल कितने सोडियम और कितने क्लोरीन होते हैं, तो उसके मैंने PDF दे रखी है आपको, सबसे पहले वाली। तो उसमें देखना नंबर ऑफ Na+ और Cl आयंस पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, 4 होते हैं। तो कॉपर में भी 4 थे, यहाँ पे भी 4 हैं। बस ये चीज़ देख लेना। इसके बाद आपका एक डायमंड आता है और दूसरा आपका ग्रेफाइट आता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में हमने पहले भी पढ़ा था, अब भी देख लेना एक बार। क्या देखा था आपने, डायमंड पहले तरह एक बार आप ये समझ लीजिए हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, दूसरा कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है यहाँ पे डायमंड में। और आप ये देख लेना डायमंड की स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो टेट्राहेड्रॉन होता है, ऐसा ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन शेप का होता है। जैसे टेट्राहेड्रल तो 2D फिगर हो गया, तो ये टेट्राहेड्रॉन होता है। यहाँ पे कार्बन होते हैं। कितनी बॉन्डिंग बन रही है एक कार्बन की, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड है। देखो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 बॉन्ड होने चाहिए इसके, है ना, 4 होने चाहिए, 4 ही है भाई। उसके बाद 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन पा रहे हैं। कार्बन पे 4 ही होते हैं, तो ये एक इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखना कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, तो 1.54 होता होगा शायद, यस 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। आप ये चीज़ देख लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेना। देखो इस कार्बन को कितना घेर रहे हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हुआ। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2 पॉइंट समथिंग, यस 2.75 होता है। इससे हार्डेस्ट कोई होता ही नहीं है डायमंड से। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ग्रेफाइट का तो शीट स्ट्रक्चर होता है,
आप लोगों को पता ही है। जो ग्रेफाइट है आपका, उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, शीट स्ट्रक्चर होता है, शीट जैसा, ऐसा शीट स्ट्रक्चर होता है। तो हमें 2 बॉन्ड लेंथ देखनी पड़ेगी। एक तो देखनी पड़ेगी वर्टिकल, इन कार्बन और इन कार्बन के बीच एक वर्टिकल, और दूसरी देखनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, ऐसे 2 बॉन्ड लेंथ देखनी पड़ेगी। तो आपको ये पता चला इवन, क्योंकि ग्रेफाइट भी कोवेलेंट ही होता है, और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक। तो एक तो हम कार्बन कार्बन की वर्टिकल बॉन्ड लेंथ देखेंगे और एक कार्बन कार्बन की हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लेंथ देखेंगे, दोनों अलग अलग होती हैं। तो वर्टिकल में 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो है नहीं, पर लिख लो, कोई नहीं। अच्छा देखो, इसमें ना सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, और बनने 4 चाहिए थे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब ये क्या होगा, कंडक्टर होगा। ग्रेफाइट अपनी शीट स्ट्रक्चर की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, कंडक्टर होगा। और क्योंकि पहले 4 सिग्मा बॉन्ड होते थे, अब 3 हैं, तो बॉन्ड रिलेटिवली वीक है। बॉन्ड रिलेटिवली क्या है, वीक है। ये स्ट्रक्चर रिलेटिवली वीक है, ये स्मूथ है एज़ कंपैरिजन टू डायमंड, क्योंकि डायमंड में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 है। तो ये बहुत वीक सा है इसके बॉन्ड, या ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत स्लिपरी सा, सॉफ्ट सा होगा। इस सॉफ्ट या स्लिपरी स्ट्रक्चर की वजह से ही इसे हम लुब्रिकेंट में यूज़ करते हैं। किसमें यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट में। अब आपने देखा था जैसे डायमंड में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इतना कर लोगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहो और बस ऐसे ही करते रहो।